आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइजेशन तो कर रही हूँ पर मशीन लर्निंग छूट गया, तो क्या इसका कोई नुकसान है? 12th में 59.8% आए हैं, तो क्या मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाऊंगा? क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है? ऐसे बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स ने हमें पिछले कुछ दिनों में भेजे। तो हर बार की तरह इस बार भी बीटेक फंडास बाय सनस्टोन के ऊपर हम लेकर आ गए हैं आप सभी स्टूडेंट्स की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जहाँ पर हम आपके हर एक सवाल का डायरेक्टली जवाब देने वाले हैं। आज का ये Q&A वीडियो होने वाला है एपिसोड नंबर 6 ऑफ बीटेक क्वेश्चन एंड आंसर। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं Q&A एपिसोड 6 की। सबसे पहले हम लेते हैं सवाल सैयद सफदर हुसैन का, जो कहते हैं कि इन्होंने CSE विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीटेक में एडमिशन ले लिया है, पर इनका कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग का नहीं है, तो क्या ये इनके लिए डिसएडवांटेजेस है? तो सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसके फायदे बहुत सारे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं जिसमें मशीन लर्निंग इंक्लूडेड नहीं है तो वो डिसएडवांटेजेस है। ये कम्प्लीटली एक मिथ है जिसको आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। दूसरी हम बात करते हैं क्रेडिट की। तो जितने भी कोर्सेज आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में नजर आते हैं उन सबका क्रेडिट स्कोर होता है 163। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कोर्स कर रहे हैं या मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग का कोई कोर्स कर रहे हैं तो उन सभी का क्रेडिट स्कोर 163 ही रहने वाला है, यानी कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग करने पर भी 163 पॉइंट्स ही मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे पढ़ा जा सकता है। तो मशीन लर्निंग को पढ़ने के 2 तरीके हैं। इसका सबसे पहला तरीका है एज अ PCC यानी कि प्रोफेशनल कोर कोर्स, और दूसरा तरीका है एज अ माइक्रो स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर आपको कई सारे प्रोफेशनल इलेक्टिव्स नजर आएंगे। माइक्रो स्पेशलाइजेशंस या प्रोफेशनल इलेक्टिव्स कुछ नए तरीके के अमेंडमेंट्स हैं जिसके अंदर कई सारे बदलाव और रिविजन्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप मशीन लर्निंग एज अ माइक्रो स्पेशलाइजेशन या एज एन इलेक्टिव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क में रहना होगा। कौन से कोर कोर्स या बेस कोर्स के अंदर कौन सा माइक्रो स्पेशलाइजेशन आएगा और उसके अंदर कौन सा प्रोफेशनल इलेक्टिव आएगा, इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है HEI की, यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग एज PCC यानी कि प्रोफेशनल कोर कोर्स। ये जनरली 4 क्रेडिट का होता है और आपके 5th सेमेस्टर यानी 3rd ईयर में आता है। अगर आप मशीन लर्निंग एज माइनर स्पेशलाइजेशन या इलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा। मशीन लर्निंग का माइक्रो स्पेशलाइजेशन भी 2 तरीके का होता है, जिसमें जो पहला तरीका होता है वो होता है फुल कोर्स जो होता है 4 क्रेडिट का, और दूसरा होता है हाफ कोर्स जो होता है 2 क्रेडिट का। आपके हाफ कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग फॉर मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी, जबकि अगर हम बात करें आपके फुल कोर्स की जो 4 क्रेडिट का होता है तो आपको एडवांस मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ाई जाएगी। अगर आप इसके बाद भी मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो आप NPTEL के स्वयं पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं और कई सारे रेफरेंसेस बुक को रेफर कर सकते हैं। साथ के साथ आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस भी नजर आ जाएंगे। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप सजेस्टेड बुक्स एंड रेफरेंस बुक देख सकते हैं, उन्हें खरीद के पढ़ सकते हैं ताकि आप मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से जान पाएं। जो दूसरा सवाल हमारे पास आया है वो सरिता जी का आया है, जो कहती है कि उनकी बेटी का ऑलरेडी IIT दिल्ली में एडमिशन हो चुका है और उनकी ब्रांच है बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो वो जानना चाहती है कि बायोकेमिकल और बायोटेक्नोलॉजी में फ्यूचर स्कोप क्या है और क्या उन्हें दूसरी ब्रांचेस को कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले सरिता जी, आपकी बेटी के पास IIT दिल्ली का लोगो है जो बहुत बड़ी चीज है, एक ब्रांड है जो उसको आगे जाकर हेल्प करने वाली है। दूसरी बात, अगर वो दूसरा करियर या दूसरी ब्रांच परस्यू करना चाहती है तो उनसे ये सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है कि क्या वो पैशनेट है बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर हम तीसरी बात करें तो हम कई सारे ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हैं जो बायोकेमिकल और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में उनको काम आएंगे। इन करियर ऑप्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला करियर ऑप्शन है हायर स्टडीज का। अगर आपकी डॉटर बीटेक के बाद एमटेक करना चाहती है तो उन्हें IIT दिल्ली के बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से काफी असिस्टेंस मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन है रिसर्च का। अगर आपकी बेटी बीटेक के बाद एमटेक करना चाहती है और PhD करना चाहती है या MSR करना चाहती है यानी कि MS इन रिसर्च करना चाहती हैं तो उसका असिस्टेंस भी उन्हें IIT दिल्ली से मिल सकता है। हायर स्टडीज और रिसर्च को कंसिडर करने के बाद जो तीसरा करियर ऑप्शन आता है
फॉर योर डॉटर इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिकल और बायोटेक्नोलॉजी, वो है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जो आपकी डॉटर परस्यू कर सकती है अगर उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया है। तो जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं वो है टीचिंग का। आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने के बाद आप एज एन आईआईटी फैकल्टी भी बन सकते हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। इनफैक्ट आईआईटी दिल्ली के जो ग्रेजुएट्स हैं वो देश और विदेश के टॉप इंस्टीट्यूट में भी एज अ रिसर्च फेलो हायर किए जाते हैं। इनफैक्ट आईआईटी फैकल्टी बनने के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अमेजिंग पे के साथ साथ जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो इन कैंपस हाउसिंग के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, सबैटिकल लीव्स ले सकते हैं, रियम्बर्समेंट कर सकते हैं, कई सारे मेडिकल बेनिफिट्स सच एज टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं, और ऐसे कई सारे ग्रांट्स एंड अलाउंस को भी अवेल कर सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली उन्हें आईआईटी फैकल्टी होने के तौर पर ही मिलते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स अलग अलग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, सच एज एग्रीकल्चर, सच एज हेल्थ केयर, फूड, एनवायरमेंट, डायग्नोस्टिक्स एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है ऋतु का। ऋतु कहती है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की 12th की स्टूडेंट है और इस साल उन्होंने ड्रॉप लिया है ताकि वो प्रिपेयर कर सके नीट 2024 के लिए। बट अगर उनका नीट 2024 क्वालिफाई नहीं होता है तो वो कौन से ऐसे ऑप्शन है जो ट्राई कर सकती हैं। तो ऋतु, अगर आप अपनी 12th की बायोलॉजी को यूज करना चाहती हैं और अगर किसी भी रीजन की वजह से 2024 में नीट को क्वालिफाई नहीं करती हैं तो आप इन 3 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में करियर बना सकती हैं और जॉब ग्रैब कर सकती हैं। तो ये 3 ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है। सबसे पहले बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और तीसरा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन तीनों ही फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग से आप अगर करियर बनाना चाहती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी आप बना सकती हैं, अगर आप प्राइवेट में जॉब ढूंढ रही हैं तो वो भी आप कर सकती हैं, या अगर आप रिसर्च करना चाहती हैं तो आप तीनों ही ब्रांच से रिसर्च भी कर सकती हैं। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती है तो उसके लिए आपको जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आईआईटी में जाना चाहती हैं तो आप आईआईटी में भी एडमिशन ले सकती हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जॉब पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप जा सकती हैं अगर आप इन तीनों में से किसी भी इंजीनियरिंग को ऑप्ट करती हैं। तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जिसमें से कुछ आपको नजर आएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड। इनफैक्ट अगर आप ड्रग एग्जामिनेशन करना चाहती हैं या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स करना चाहती हैं या हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में जाना चाहती हैं तो आप इन 3 ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग से इन सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकती हैं। जो अगला सवाल है वो आया है दलीप सर की तरफ से और वो ये पूछते हैं कि क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकती है फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24 60 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है। तो CUCET के 2 फेजेस थे एडमिशन के, जिसका जो पहला फेज था वो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2022 से और वो चला मई 2023 तक, जो भी क्लोज हो चुका है। अभी करंटली चल रहा है फेज 2 जो स्टार्ट हुआ है जून 2023 से और ये चलता जाएगा एंड ऑफ एडमिशन तक। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि CUCET के मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर सकते हैं अगर उनके CUCET मार्क्स 30% से ज्यादा के हैं। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्कॉलरशिप का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट रेंज ऑफ मार्क्स एंड स्कॉलरशिप नजर आ जाएगा। अगर आपके मार्क्स 90% से ज्यादा हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि हम चंडीगढ़ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को इस लिंक के ऊपर जाना पड़ेगा और इस लिंक के ऊपर इस फॉर्म को भरना होगा। अगर स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो वो लॉग इन कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स को खुद को रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले उन्हें अपनी सारी बेसिक डिटेल्स, अपनी फैमिली इनकम फिल करनी होगी। साथ के साथ उन्हें फिल करना होगा अपना 10th का मार्क्स, अपना 12th का मार्क्स और अगर उन्होंने जेईई दिया है तो उसका भी मार्क्स। इसके बाद उन्हें चूज करना होगा अपना एग्जामिनेशन सेंटर, अपना एग्जामिनेशन डे, अपना एग्जामिनेशन स्लॉट। उसके बाद वो CUCET का एग्जामिनेशन देंगे और उसके बेसिस पे ही स्कॉलरशिप को अवेल कर पाएंगे। तो अगला सवाल आया है हमारे पास, वो आया है नेहा शर्मा की तरफ से और वो ये पूछती है कि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का फ्यूचर स्कोप क्या है। तो अकेडमिकली अगर हम बात करें नेहा तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का बहुत अच्छा स्कोप है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कई सारे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट सच एज तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी कई सारे ऐसे यूजी कोर्सेज करवा रहे हैं जहां पर बच्चों को रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। DRDO दैट स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इनका एक बहुत ही अच्छा सेल है जिसका नाम है
सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चूजिंग रोबोटिक्स एज अ स्पेशलाइजेशन। अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से बात करें तो NIELIT दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, वो टाइम टू टाइम अलग अलग लेवल्स के ऊपर और अलग अलग लोकेशंस के ऊपर वैकेंसीज निकालता है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा AICRA दैट स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भी अपने करियर्स पेज को अपडेट करता रहता है और नई नई वैकेंसी निकालता रहता है जो आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। जो अगला सवाल हमारे पास आया है वो आया है छाया रघुवंशी का, और वो ये बोलती हैं कि 12th में उनके 59.8% थे और वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहती है, बट उनको उनके सीनियर और फैकल्टी मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि उनको प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके 12th के मार्क्स 60% से कम है। तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए? तो बेशक कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने प्लेसमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें 12th में 60% मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए, पर हर एक कंपनी का ये क्राइटेरिया नहीं होता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी टू कंपनी डिफर करता रहता है, दैट इज वन थिंग। इसके बाद कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स को भी क्यूमुलेटिवली जज करती हैं और उनका एवरेज जो होता है वो डिसाइड करती हैं कि क्या आप उनके प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं या नहीं। कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और आपके अब तक के बीटेक के सेमेस्टर के मार्क्स को एवरेज आउट करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप CS से बीटेक करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट ही एक तरीका नहीं होता जॉब ग्रैब करने का। जो अगला सवाल हमारे पास आया है वो आया है आकाश कुमार का, और वो ये पूछते हैं कि क्या लैटरल एंट्री से बीटेक करने के बाद वो गेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं ताकि वो IIT से MTech कर सके। तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ। अगर हम गेट 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो अभी 3rd ईयर में हैं वो गेट 2024 के लिए अपीयर कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर एंड ह्यूमैनिटीज, वो गेट 2024 के लिए अपीयर कर सकते हैं। आई होप आप में से कुछ बच्चों को अपने क्वेश्चंस का सैटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम हमारे अगले क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो राउंड में जरूर लेंगे। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल मत भूलिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन के इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बिलीव इन यू।